हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द डेली आंसर राइटिंग चैलेंज, जहां इस इनिशिएटिव में हम सीजीपीएससी में आए हुए मेंस के पुराने क्वेश्चन को उठाते हैं और एक बेहतर आंसर मिलकर लिखने का प्रयास करते हैं। आज का जो वीडियो है हम पुरानी सीरीज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जहां पर हम इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को उठा के अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं। आज की डेट है 26 मार्च और हम जो क्वेश्चन उठाए हैं 2021 का पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन है और जो है श्वेत क्रांति के बारे में। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारतीय कृषि में श्वेत क्रांति का आयाम क्या है, यानी कि व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था 60 वर्ड्स का। अब आंसर लिखने के पहले हमें श्वेत क्रांति क्या होती है यह समझना पड़ेगा। इसी वजह से पहले मैं श्वेत क्रांति को डिस्कस करूंगा। जो स्टूडेंट्स श्वेत क्रांति क्या है उसके सारे के सारे डायमेंशंस ऑलरेडी जानते हैं, वो इस पोर्शन को स्किप करके सीधा आंसर राइटिंग जो लास्ट पोर्शन में रहेगा वहां पर जा सकते हैं। पर जिन्हें व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या है नहीं पता है अच्छे से, या उसके कितने एस्पेक्ट्स हैं वो नहीं पता है, तो वो पूरा वीडियो देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम व्हाइट रिवॉल्यूशन। तो जब भी हम बात कर रहे हैं श्वेत क्रांति के बारे में तो 2 शब्दों से बना हुआ है। एक है व्हाइट। व्हाइट किसको रिप्रेजेंट करता है? श्वेत यानी कि दूध को, मिल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी वजह से हम देखेंगे आगे जब हम अलग अलग प्रकार की क्रांतियां पढ़ेंगे तो आमूमन ये देखा गया है कि जिस भी रंग का वो होता है पदार्थ, उसी नाम से उसकी क्रांति को नाम दे दिया गया रहता है। जैसे कि हम गोल्डन रिवॉल्यूशन में पढ़ेंगे ऑयल सीड्स के रिलेशन में है। इसके अलावा बहुत सारे अदर रिवॉल्यूशन जो है, क्रांति है, हम एग्रीकल्चर में ही आगे हमारे रेगुलर कोर्स में पढ़ेंगे। तो यहां पर हम व्हाइट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मिल्क को। यानी कि दूध में जो क्रांति आई थी, ये क्रांति कब हुई थी? 1960 के दशक से करीब करीब शुरू हुई थी और ये क्रांति अलग अलग स्टेजेस में गई और अभी तक ये क्रांति का हमें जो फल मिल रहा है। तो इस क्रांति दूध के रिस्पेक्ट में क्रांति क्या हो सकती है? तो क्रांति ये है कि जो इसका प्रोडक्शन है, इसका जो उत्पादन है, अचानक से क्या हुआ, उत्पादन में बहुत तेजी आ गई। उसका उत्पादन की जो रेट है बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि बहुत सारे चेंजेस लाए गए एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसे हम आज की डेट में अमूल के नाम से जानते हैं। एक सहकारी संगठन, कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया गया और उस कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए जिससे दूध का जो उत्पादन है बहुत ज्यादा बढ़ गया। इसे ही हम कहते हैं सफेद क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति। तो सबसे पहले जैसा कि मैं बताया, दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया। तो यदि आप दूध का प्रोडक्शन देखेंगे तो 1950 के आसपास मात्र 17 मिलियन टन प्रोडक्शन था। ठीक है, ये यदि आप आज के देखेंगे 2020 के दशक में यदि आप देखोगे तो ये 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। आज की डेट में ये 210 मिलियन टन है। यानी कि मुझे श्वेत क्रांति को यदि डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है, तो मैं कैसे बोलूंगा? द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन ओवर द कोर्स ऑफ 7 डिकेड्स क्रॉसिंग 10 टाइम्स लिमिट इज टर्म्ड एज व्हाइट रिवॉल्यूशन। मतलब कि श्वेत क्रांति क्या है? जिसमें दूध का उत्पादन 10 गुना से भी ज्यादा पिछले 7 दशक में भारत में बढ़ गया। इसे ही हम श्वेत क्रांति कहते हैं। अब ये क्रांति लाने के लिए क्या क्या एस्पेक्ट किया गया वो हम आज के वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको जो समझना है, एक सहकारी संगठन का निर्माण किया गया था जिसे अमूल या गुजरात कोऑपरेटिव के नाम से भी कहते हैं। अब यही जो कोऑपरेटिव सहकारी संगठन का निर्माण किया गया, ये अलग अलग स्टेप लिया जिसके कारण जो प्रोडक्शन है, उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। तो सबसे पहले क्या बना? एक सहकारी संगठन बना। सहकारी संगठन मतलब क्या होता है? जैसे आज की डेट में अलग अलग, मान लीजिए छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं जिनके पास गाय भैंस होती है। तो यदि हम इन सब को एक मैनेजमेंट यूनिट का पार्ट बना ले, ऐसे में क्या होता है, ये सब एकजुट मिलके सारे काम करते हैं और एक ये ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करता है, जहां पर कोई भी बॉस नहीं है बल्कि सारों का जो रोल है एक इक्वल पार्टनर्स की तरह होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? सहकारी संगठन।
कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि एक दूसरे के कोऑपरेशन से एक संगठन का निर्माण होता है, जहां पर कोई भी बॉस नहीं होता है, कोई भी किसी से इंफीरियर नहीं होता है, सब एक ही लेवल पर रहते हैं और अपनी क्षमता के हिसाब से संगठन को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। यही है कोऑपरेटिव मूवमेंट। अब देखिए इस कोऑपरेटिव मूवमेंट में हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं। तो अमूल ने क्या किया, पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें 3 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अलग अलग लेवल पर 3 भागों में कर दिया। सबसे पहले जो है ग्राम लेवल पर, गांव के लेवल पर हुआ, दूसरा जो है जिला के लेवल पर हुआ और तीसरा जो है स्टेट यानी कि राज्य के लेवल पर हुआ। अब नॉर्मली जो भी किसान रहते थे वो गांव में रहते हैं और यहां पर क्या होता है, इनके पास गाय भैंस होती है। ये गाय भैंस का क्या हुआ, यहां पर अमूल ने गांव में क्या किया, कलेक्शन सेंटर खोले। ठीक है, जहां पर दूध को इकट्ठा किया जाता था और इस कलेक्शन सेंटर से दूध को कहां पर भेजा गया, जिला की ओर भेजा गया। यानी कि मिल्क कहां से गया, गांव में जो छोटे छोटे किसान रहते थे उनसे जितना भी 2, 4, 10, 50 लीटर लिया गया। उसके बाद एक गांव के सारे किसानों से जो दूध निकला वो एक कलेक्शन सेंटर में गया और वो कलेक्शन सेंटर से फाइनली कहां गया, दूध जिला की ओर, जिला के हेडक्वार्टर में गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, यहां जो जिला का जो सेंटर था ये एक बड़ा कलेक्शन सेंटर था। यहां से क्या होता था, यहां से दूध राज्य के हेडक्वार्टर में जाता था। यहां इस राज्य के हेडक्वार्टर में क्या होता था, बहुत सारे प्रोसेसिंग होते थे, जैसे कि आप देखोगे पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क, जहां मिल्क को अलग अलग स्टेज में उबाला जाता है जिससे कि उसकी जो लाइफ है बढ़ जाती है। मिल्क को बटर में, चीज में चेंज करना, ठीक है, या अलग अलग दूसरे राज्यों में ट्रांसफर करना, ये कहां से होने लगा, ये राज्य के हेडक्वार्टर से होने लगा। वहीं से यदि आप डिस्ट्रिक्ट से देखोगे तो क्वालिटी इंश्योर करने के लिए क्या किया गया, जो भी फॉडर रहता है, फॉडर यानी कि चारा, और इसके बाद जो पशु रिलेटेड जो हेल्थ सर्विसेज रहती है, वेटनरी सर्विसेज, वो डिस्ट्रिक्ट यानी जिला से गांव की ओर प्रोवाइड किया गया। इसका करने का क्या था कि एक अच्छी क्वालिटी का चारा दिया जाए गाय भैंसों को, जिससे जो दूध का उत्पादन है बढ़े, और उसके अलावा यदि गांव में कोई बीमारी फैल रही है गाय भैंस में तो उसे भी उसका सही तरीके से इलाज कर सके। इसके लिए जिला लेवल पर क्या किया गया, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया और वो जाके गांव में पशुओं का अध्ययन करते थे, उनकी बीमारियों का इलाज करते थे। ठीक है, इसके अलावा स्टेट से क्या हुआ, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल गए जो अदर स्टेट्स, अन्य राज्य, और आज की डेट में यदि आप देखोगे अदर कंट्री में भी अमूल ने अपना जो है नेटवर्क स्टैब्लिश कर लिया है। ये एक बेसिक है। 2 दिन पहले ही दैनिक भास्कर का मैं न्यूज पढ़ा, उसमें लिखा था कि अमूल जो गुजरात की बेस्ड संस्था है, यही जो कोऑपरेटिव है, उसने क्या किया है, अब वो अमेरिका की ओर देख रहा है और उसका मानना है कि उसकी जो ग्रोथ होगी अगले कुछ सालों में सबसे ज्यादा कहां से होगी, अमेरिका से होगी। यानी कि अमूल जो कि एक छोटे से, ये गुजरात है तो गुजरात के एक छोटे से गांव में शुरुआत हुआ, आनंद एक सहकारी संगठन की मदद से की तरह के रूप से शुरुआत हुआ, वो आज गुजरात से पूरी इंडिया में तो फैल ही चुका है और अब वो अमेरिका में भी, अपनी अमेरिका के मार्केट में भी अपने नजरें गड़ाए बैठा है। यह एक अमूल का और सहकारी संगठन का या हमारी श्वेत क्रांति का एक बड़ा अचीवमेंट दर्शाता है। ठीक है, तो ये है इनका जो पहला, जो हमने कैसे इन्होंने एक सहकारी संगठन का गठन किया जो 3 लेवल पर अलग अलग ड्यूटीज था और सबको ड्यूटीज अलोकेट किया और इस बेसिस में इन्होंने आगे काम किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल एंड सबसे ऊपर स्टेट लेवल। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या किया, ये करने के बाद जब तीनों लेवल पर हो गया तो यहां पर एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुरुआत किया, यानी कि जो संरचनात्मक ढांचा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसे खड़ा किया। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि गांव पर क्या हुआ, कलेक्शन सेंटर, संग्रह केंद्र स्टैब्लिश किए। उसके बाद यदि यहां पर देखें ऊपर के लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल में क्या किया, चिलिंग प्लांट्स, शीतलन संयंत्र का स्टैब्लिशमेंट किया। उसके बाद राज्य लेवल पर और बड़े प्रोसेसिंग सेंटर्स का स्टैब्लिशमेंट किया। ठीक है, तो ये जो बेसिक गठन किया इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ये इसी सहकारी संगठन के अंदर हुआ।
इसके बाद वो यहां पर भी नहीं रुके, उन्होंने क्या किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकरण का बहुत बड़ा रोल प्ले किया इन्होंने। जैसे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक चीज रियलाइज कर दी कि जो भी ब्रीड है उसे हमें लगातार इंप्रूव करना पड़ेगा। ब्रीड यानी कि नस्ल, नस्ल को हमें लगातार इंप्रूव करना पड़ेगा। जैसे आज की डेट में क्या आती है, जर्सी गायें आती हैं, अच्छी बड़ी चौड़ी गायें आती हैं, वो अच्छा ज्यादा दूध प्रोड्यूस करती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो नस्ल है, उसकी स्पीसीज है, वो ज्यादा दूध देती है। तो अमूल ने क्या किया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यानी कि कृत्रिम गर्भधान से क्या किया, जो नस्ल की धारा है उसे लगातार इंप्रूव करते गया, और इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, दूध के उत्पादन में ज्यादा प्रोडक्शन अचीव किया। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, दूध जो एक पेरिशेबल कम्युनिटी है, 2 दिन में दूध खराब हो जाता है, यदि गर्मी में देखोगे तो कुछ घंटों में ही खराब हो जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, ठंडा रखने वाले यंत्र यानी कि कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स का लोकल लेवल पर स्थापना की, ये किया। इसके अलावा जो चारा होता है, फॉडर होता है, वो हाई क्वालिटी का उन्होंने किसानों को प्रोवाइड किया, ताकि यदि हमारी गाय भैंस अच्छी रहेगी तो जो दूध देगी वो अच्छी क्वालिटी का होगा, उसमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होगी, जो पोषक तत्व होगा, वो एक बेहतरीन क्वालिटी का होगा। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, प्रौद्योगिकरण का इसमें एकांतर कर दिया, ठीक है, एकीकरण कर दिया। ये है बेसिक। इसके अलावा अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो फायदा आया वो क्या आया, वो दोनों को, एक तरफ है छोटे छोटे किसान फार्मर जिनके पास छोटी गाय भैंस थी, और दूसरे तरफ थे जो मैं और आप जैसे कंज्यूमर्स हैं, जो छोटे छोटे हमारी जो रिक्वायरमेंट रहती है 2-4 लीटर की पर डे रहती है। तो होता क्या था अमूल के आने के पहले, कि यहां पर बहुत सारे बिचौलिए रहते थे, मिडिल मैन रहते थे। वो क्या करते थे, किसानों से बहुत ही कम पैसा देके, उस समय 5-7-10 रुपए देकर दूध खरीद लेते थे, और जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं उन्हें 3 से 4 गुना रेट में बेच देते थे, और जो भी प्रॉफिट रहता था वो सारा का सारा बिचौलियों को हो जाता था। इससे दोनों घाटे में रहते थे। किसानों को क्या घाटा है कि उन्हें अपने उत्पाद की सही वैल्यू नहीं मिलती थी, और कंज्यूमर्स को क्या घाटा है कि उन्हें जो दूध है वो बहुत महंगा मिल रहा था। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, अमूल ने इस बिचौलियों को ही हटा दिया, और आज की डेट में आप देखोगे ये डायरेक्ट फार्मर्स को कंज्यूमर से कनेक्ट करती है। ये है बेसिक मॉडल ऑफ सहकारी संगठन देवभोग, और ये इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि आज की डेट में आप देखोगे भारत में कोई भी सहकारी संगठन है वो अमूल डेयरी कोऑपरेटिव के आधार पर ही है। चाहे छत्तीसगढ़ का आप देवभोग ले लो, देवभोग है छत्तीसगढ़ में, ये भी उसी के आधार पर ही इसका गठन किया गया है, ठीक है। तो ये था व्हाइट रिवॉल्यूशन और श्वेत क्रांति के बारे में। अब हमें लिखना है, इतनी सारी चीजें हमें लिखना है डायमेंशंस ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन मात्र 60 शब्दों में। ये एक चैलेंज रहता है, इसी वजह से आज मैंने एक छोटा प्रश्न भी उठाया है। अब देखो यहां पर सबसे पहले जो है व्हाइट रिवॉल्यूशन को आप इंट्रोडक्शन में क्या करोगे, डिफाइन कर दोगे। भारतीय कृषि में श्वेत क्रांति का आयाम क्या है, तो हम सबसे पहले क्या बताएंगे, श्वेत क्रांति क्या है। तो यदि हम आंसर की शुरुआत करते हैं तो व्हाइट रिवॉल्यूशन, आप पूरा लिखिएगा, मैं टाइम वेस्ट ना हो इसलिए शॉर्ट लिख रहा हूं। व्हाइट रिवॉल्यूशन इज द ट्रिमेंडस इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन to more than 10 times in last 7 decades। बस इतना सा ही, क्योंकि शब्द कम है। यानी कि श्वेत क्रांति क्या है, दूध के उत्पादन में 10 गुना से ज्यादा उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए पिछले 7 दशक में जो क्रांति आई है उसी को श्वेत क्रांति कहते हैं, ठीक है। अब सीधा मैं आ जाऊंगा बिना टाइम वेस्ट किए कि इसके डायमेंशंस क्या हैं, इसके आयाम क्या है। तो डायमेंशंस ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन ये लिखूंगा। इसमें मैं सीधा पहला पॉइंट क्या लिखूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर, ये मैं लिखूंगा।
अब यहां पर शब्द कम है तो इसी में मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, सहकारी संगठन 3 लेवल पर, जिसमें मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, सबसे ऊपर है राज्य लेवल, दूसरे लेवल पर है जिला लेवल, और तीसरे लेवल पर है ग्राम या विलेज लेवल। ठीक है, ये लिख दिया। अब यदि आपके पास लग रहा है कि शब्द नहीं लिख पाओगे तो इतना ही बस में आप छोड़ दो। दूसरी चीज आप क्या बोल सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ये लिख लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मतलब कि जो संसाधनक जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका डेवलपमेंट करना। एग्जाम्पल यहां पर लिख लो, चिलिंग प्लांट्स। ठीक है, इसके हिंदी आप वहां देख लीजिएगा, मेरा इन टेक्निकल शब्दों में मेरी हिंदी प्रॉपर नहीं है तो मैं आपको गलत नहीं बताना चाह रहा हूं। चिलिंग प्लांट्स, कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स, इस तरीके से लिख लिए। थर्ड नंबर पर क्या आया, थर्ड नंबर पे हम इसी में बात कर सकते हैं प्रौद्योगिकी एकीकरण, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। इसमें आप फिर से बिना ज्यादा डिटेल में जाके लिख दिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है, फॉडर न्यूट्रिएंट इंप्रूवमेंट, चाराह का पौष्टिक गुणों का इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये आपने लिख दिया। और यदि आप जो सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ आप लिख दोगे सोशल इंप्रूवमेंट। सोशल इंप्रूवमेंट मतलब क्या, किसानों का सशक्तिकरण, यहां पर ऐसा भी लिख सकते हो फार्मर्स एम्पावरमेंट, किसानों का सशक्तिकरण। ठीक है, यहां पर 2 छोटे से पॉइंट लिखे, एलिमिनेटिंग, यहां पर इनमें आपको पूरे शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, यह मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मिडिलमैन, ठीक है, बिचौलियों को हटाकर, और प्रोवाइडिंग एक्सेस टू मार्केट, ये हो गया। तो ये इतना ही हमने लिखा, अब इससे ज्यादा लिखने की स्कोप नहीं है। लेकिन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखिएगा इसमें भी 60 शब्दों में भी हमने क्या किया, जितने भी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस थे वो हमने कवर कर दिया। यदि यही क्वेश्चन मान लीजिए 125 वर्ड्स का आता तो हम इन पॉइंट्स को और ज्यादा समझा देते। हम क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में 7-8 शब्द ज्यादा लिख सकते हैं। कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो था उसमें जो मैंने 3 लेयर डायग्राम बनाया था उसको आप बना सकते थे। लेकिन कम शब्दों में भी ऐसा नहीं है कि मैं क्या करूंगा, केवल और केवल 2 पॉइंट को समझाऊंगा, क्योंकि वो इनकम्प्लीट होगा। सारे के सारे डायमेंशंस को समझाऊंगा, कम शब्दों में लिखकर समझाऊंगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा बॉडी। लास्ट में आता है कंक्लूजन। तो हमेशा मैंने आपको कंक्लूजन में क्या बोला है, आप एक ब्यूरोक्रेट बन रहे हो तो आगे का सोच के आप बताओगे। तो अभी जो व्हाइट रिवॉल्यूशन में कोई भी जो प्रॉब्लम है, श्वेत क्रांति की जो प्रॉब्लम्स है उसे आप बताओगे और आप इन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसके लिए एक छोटी सी सजेशन दोगे, ज्यादा बड़ा नहीं क्योंकि बहुत कम शब्द हैं। तो एक प्रॉब्लम क्या है व्हाइट रिवॉल्यूशन के साथ, ये आप मुख्यतः देखोगे तो ये जो हम भारत का मैप है ये स्टार्ट कहां से हुआ, आनंद से हुआ, और ये मुख्यतः गुजरात में ही फैला हुआ है, ये पूर्वी भारत में अभी तक नहीं फैला हुआ है। तो लिमिटेड टू वेस्ट इंडिया, सबसे पहला एक दिक्कत यह है। और यदि हम बात करें तो आज भी यदि आप देखोगे तो जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स में जो सबसे बड़ी कंपनी है वो है कंट्री जो है न्यूजीलैंड है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क का उत्पादन करने वाला देश बन गया है। फिर भी जो भारत से अन्य देशों में जो मिल्क एक्सपोर्ट किया जाता है वो बहुत ज्यादा कम है। क्यों? क्योंकि हम मिल्क को अदर स्टैंडर्ड जो हाई वैरायटी रहती है, होता क्या है, जैसे आप मिल्क को चीज में बदल दोगे तो चीज की जो वैल्यू रहेगी वो ज्यादा रेट में बिकता है, लेकिन हमारे यहां कोई भी चीज का बड़ा यूनिट नहीं है। मिल्क को यदि हम कोको के साथ मिला के चॉकलेट बना देंगे तो ये और ज्यादा हायर रेट में मिलती है। यानी कि इंडिया ने अभी सिर्फ और सिर्फ मिल्क प्रोडक्शन में ध्यान दिया है, मिल्क के उत्पादन पर ध्यान दिया है, लेकिन मिल्क के उत्पादन से जो हमारा जो एक्सेस प्रोड्यूस हुआ है उसे हम कैसे अन्य एरियाज में यूज करके और ज्यादा किसानों को उसकी कमाई बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हमने सही तरीके से अध्ययन नहीं किया है। एक ये बता सकते हो। इसके अलावा आप और भी देखे होंगे कि कभी भी क्या होता है,
2020 में क्या हुआ, अचानक से मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ गया। बहुत बार ऐसा होता है जब मिल्क का जो प्रोडक्शन रहता है अचानक से उत्पादन बढ़ जाता है तो डायरेक्टली क्या होता है, उसकी जो प्राइसेस होती है कम हो जाती है। और आप बहुत बार देखोगे किसान क्या करते हैं, रोड में आकर मिल्क को फेंक देते हैं क्योंकि उन्हें प्राइस ही नहीं मिलती है। ये एक बड़ी समस्या है। तो हमारा जो व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 आना चाहिए वो इन सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना चाहिए। यही हमारा कंक्लूजन होगा। कम शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, तो व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 should aim to add more value like milk to cheese, spread to newer areas to benefit farmers। ये आप एक तरीके से इसको कंक्लूड कर दिए। यानी कि श्वेत क्रांति 2.0 को क्या करना होगा, नए वैल्यू एडेड सब्सटेंस जैसे चीज बनाने में, नए क्षेत्रों में फैलाने जैसे कि पूर्वी भारत में फैलाकर किसानों का असली सशक्तिकरण करना होगा इन क्षेत्रों में भी। इस तरीके से हमने इसे कंक्लूड कर दिया। तो आपने ये बता के क्या कर दिया कि आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है कि अभी जो हमारे यहां श्वेत क्रांति हुई है बहुत अच्छी हुई है उत्पादन के टर्म्स में, लेकिन हमें क्या करना है, जो बोलते हैं ना यहां से यहां तक जाना है और ज्यादा बढ़ना है। इसी को हम व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 के नाम से हम दे दिए। जो न्यूज़पेपर में यदि आप पढ़ोगे तो आए दिन इस तरीके का आपको मिलते रहेगा। इससे आपका जो एग्जामिनर है समझता है कि आपको बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है व्हाइट रिवॉल्यूशन वाले टॉपिक से। ऐसा ही कुछ आपको हर कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, हर आंसर के लिए इसी प्रकार से एक फ्यूचर साइटेड आंसर लिखना है। इसी के साथ आज का हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई भी डाउट है आप तो मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप अपना लिखा हुआ आंसर मुझसे चेक कराना चाहते हैं तो टेलीग्राम में इस नंबर पर मुझे मैसेज करिए। मैं 1 या 2 दिन के अंदर जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं उसे खुद चेक करके आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। टिल देन आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए। जो मेंस दे रहे हैं बहुत अच्छे से मेहनत करिए, उम्मीद करिए, बेस्ट एफर्ट लगाइए कि इस बार आपका चयन हो जाए और अच्छी से अच्छी रैंक में आप कोई अच्छी पोस्ट पकड़ लें। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट एंड टेक केयर।